भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्रि एवं 9 संवत्सर पर नारी शक्ति संवाद फलाहार का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की मौजूदगी में सकुशल हुआ संपन्न। प्रधान पुजारी के नेतृत्व में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन गुरु गोरखनाथ मंदिर में हुई कलश की स्थापना। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा पर्वों और त्योहारों की दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ईद को लेकर बाजार हुए गुलजार, ड्राई फ्रूट और सेवइयों की खूब हो रही खरीदारी। तेज हवा और तपिश भरी गर्मी से अभी राहत नहीं, घरों से निकलने से पूर्व करें यह उपाय। ईद की नमाज के दृष्टिगत यातायात पुलिस ने मस्जिदों और ईदगाहों पर जाने वाले मार्गों पर किया रूट डायवर्जन। भीषण गर्मी और तपिश के बीच परिवहन विभाग की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक ने की बैठक। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर हेनी मैन को किया गया याद। विभिन्न समस्याओं को लेकर एबीवीपी के छात्र नेताओं ने कुलपति से मुलाकात कर समस्याओं के निस्तारण की मांग। और आग में अपनी फसलों को गंवा चुके किसानों को उचित मुआवजा मिले, इसको लेकर किसान ऐसे करे आवेदन। मंगलवार को चैत्र नवरात्रि एवं 9 संवत्सर पर नारी शक्ति संवाद फलाहार का कार्यक्रम गोलघर स्थित एक होटल में किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर नारी शक्तियों को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, ओमकाराम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित अन्य मौजूद रहे। के रूप में आप आए दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन नारी शक्ति संवाद व फलाहार कार्यक्रम मंचासीन सम्मानित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के पश्चात अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए अंगद प्रजापति जी, संजय श्रीवास्तव जी, हमारे महामहिम श्री शिव प्रताप शुक्ला जी का मैं आभार करता हूं कि आपने समय दिया। आप सभी का अपने बीच में डॉक्टर शैल पांडे जी, प्राचार्य त्रिपाठी जी, आप उनकी धर्मपत्नी हैं। संचालन का कार्य आप ही के द्वारा होता है। दिशा संगीता महानगर कार्यवाहिका राष्ट्र सेविका समिति, समाज सेविका महानगर कार्यवाहिका राष्ट्र सेविका समिति, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अच्छा वेरी गुड ग्रुप ये फोटो के पश्चात फलाहार का कार्यक्रम होना है। आप जो भी सम्मानित करिए हाँ, अरे आप दोनों लोग कर देंगे। ओमकार संस्था के द्वारा
अरे ये साथ में आइए। अरे हमने कहा कि ओमकार संस्था के द्वारा करके भले ही आज वो नहीं है, फिर भी कल्पना चावला ने अपना जो नाम लिया, उसने एक मुकाम स्थापित किया, तभी तो लिया जाता है उसका नाम। आज इसरो में अगर उसको देखिए तो आज की स्थिति में इसरो में चांद पर यान उतारने का काम, और वो भी दक्षिणी ध्रुव पर, जो आज तक विश्व का कोई भी देश नहीं कर पाया। अगर भारत ने किया तो उसमें भी वैज्ञानिक रिसर्च की स्थिति में अगर किसी ने अपना मुकाम बनाया तो उसमें महिलाओं का प्रथम स्थान। और देखो भाई, बड़ी छोटी सी बात है, इसकी प्रतिस्पर्धा इस नाते अब नहीं होनी चाहिए कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड के निकलने वाले एग्जाम में लड़कियां टॉप पर रहती है, तो प्रतिस्पर्धा तो उनको करनी चाहिए जो अपने को बड़ा समझते हैं, चाहे वो विद्या के क्षेत्र में हो। मुझे ध्यान है, मैं कभी वित्त राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहा था, और उसी समय भारत सरकार ने जनधन खाते की शुरुआत किया। आप लोगों को ध्यान होगा, जनधन खाते का। उस जनधन खाते में शर्तें थी, बिना जमानतदार के खाते खोलेंगे, बिना एक भी नया पैसा जमा किए खाते खोलेंगे। पहली बार बैंकों ने अपने को आगे बढ़ा करके गांव में, गांवों के घरों तक जाने का काम किया, और लोग बैंक तक पहले नहीं आए, बल्कि बैंक के लोग गांव में गए और वहां पर जाकर के जनधन खाते को खोलने का काम शुरू। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बताया, मैं इस संस्था के साधुवाद देता हूँ, मार्कंडे मणि जी को भी साधुवाद देता हूँ। इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, सब लोगों ने आज नवरात्र के प्रथम दिन नारी शक्ति का सम्मान किया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह अद्भुत कार्य किया है। मैं तो प्रत्येक वर्ष नवरात्र का फलाहार देता था, लेकिन आचार संहिता के नाते वो नहीं हो पाया। एक तो वो भी पूरा हो गया, और दूसरे नारियों को इस बात की प्रेरणा दी गई कि वह स्टार्टअप की तरफ बढ़कर करके अपने को समाज में एक बहुत ही सशक्त स्थान पर स्थापित करें। मैं इसी नाते इन लोगों को साधुवाद देने का काम किया। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस के पावन अवसर पर मंगलवार को गुरु श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित श्री दुर्गा मंदिर में गुरु गोरखनाथ के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के नेतृत्व में कलश स्थापना कर माता शैलपुत्री का विधि विधान से पूजन अर्चन और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया।
जनपद में आगामी पर्वों और त्योहारों के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा व्यापक पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। वहीं चैत्र रामनवमी के दृष्टिगत देवी मंदिरों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईद पर्व को लेकर धार्मिक गुरुओं से संपर्क कर पर्व को शांति व आपसी भाईचारे के साथ सकुशल संपन्न कराने की अपील भी की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में कल ईद उल फितर का पर्व है वो मनाया जाएगा। सभी विभिन्न मस्जिदों ईदगाहों पर सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ में सभी मुतवली और जो लोग तकरीर देते हैं उनसे भी संबंध स्थापित करके उनको बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पे नमाज ना पढ़ें, शांतिपूर्वक तरीके से नमाज पढ़ें और इंश्योर करें कि किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। शांतिपूर्वक माहौल में ये त्यौहार है मनाया जाएगा। आज देर रात तक दुकानें भी खुली रहेंगी, उन सब के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था है मुहैया कराई गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पर्व शांति से गुजरेगा। माह रमजान के बीच रोजेदारों और सहरी और इफ्तार में ड्राई फ्रूट और सेवई की विशेष महत्ता रहती है। अब ईद की तैयारी को लेकर भी बाजारों में रौनक बढ़ गई है। रेती, नखास सहित अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सेवैयां और ड्राई फ्रूट की दुकानें सजी हुई हैं। लोग इस भीषण गर्मी के बीच इन बाजारों में पहुंचकर जमकर सेवैयों और ड्राई फ्रूट की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में फेनी, लच्छा, बनारस व कानपुरी सेवैयों को काफी डिमांड है। वहीं ड्राई फ्रूट में छुआरा, काजू, किशमिश और अन्य ड्राई फ्रूट भी विभिन्न दामों पर बिक रहे हैं। एक 140 है, ये बनारस वाली सेवई होती है। ये सब लोकल है, 160 की है। मुलाकात करते हैं। और ये आएगी, ये सबसे बारीक सेवई होती है, ये बनारस वाली। क्या खासियत है? सबसे महीन और सबसे बारीक 000 सेवई होती है। जितनी महीन रहती है उतनी सेवई बेहतरीन हो जाती है। कहाँ की भाई भाई ये मेवा कैसे मिलता है? ये 80 रुपये का 250 ग्राम, वो आएगा 90 रुपये का 250। बाबू ऐसे ना ग्राम, ये 80 रुपये का। ये सेवई में, खीर में, हलवा में इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दुकानदारों ने बताया, सेवई की दुकान है। क्या खासियत है सेवई? सेवई बनारस से आती है, गोरखपुर में भी बनती है, कानपुर डब्बे वाली सेवई आती है। कानपुर वाली सेवई में क्या खासियत है? कानपुर वाली सेवई जो है डब्बा जो है भुनी हुई आती है सेवई, इसमें यही खासियत है। ये सेवई भूनना नहीं पड़ता, ये भूनना नहीं पड़ता, ये भूनना पड़ता है, ये चीज़ है। कास्टिंग की बात करें तो क्या कास्टिंग जी? रेट की बात करें तो क्या रेट है? रेट ठीक है, रेट 140 है, 150 है, 120 है। भुनी सेवई 140 जी। डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा हो रही है? डिमांड करीब करीब सब चीज़ की ज़्यादा है। ये कानपुर की है, 3 जगह सेवई बिकती है ज़्यादातर। कानपुर की सेवई जो होती है भुनी हुई होती है, वो डब्बे में आती है, 1 किलो की, आधा किलो की। लोग भुनना जो नहीं पसंद करते हैं वो तुरंत बनाए अपना रेडी हो गया। बनारस वाली जो है बारीक में आती है, यहाँ की लच्छे वाली मशहूर होती है। गोरखपुर की लच्छे वाली जैसे कि ये हो गई, ये ज़्यादा मशहूर होती है। बिक्री की अगर बात करें तो क्या है? बिक्री सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
कम ज़्यादा लगा रहता है, सही है। किस सेवई की ज़्यादा डिमांड हो रही है? डिमांड तो गोरखपुर की ही ज़्यादा है, और किमामी सेवई बनारसी भी ज़्यादा बिकती है, दोनों इक्वल है, ऐसा नहीं है। ये ड्राई फ्रूट की दुकान है, गरी, छुआड़ा, काजू किशमिश की दुकान। क्या बिक्री को देखा जाए तो क्या रेट पे है? ये जैसे 80 रुपये का 250 ग्राम है, 90 रुपये का 250 ग्राम। क्या होती है बिक्री की? जी बिक्री हो रही है? हाँ ठीक है, सही। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की माने तो अभी मौसम लगातार गर्म बना रहेगा। ऐसे में तपिश भरी हवाएं और भीषण गर्मी लोगों को काफी सताएंगी। ऐसे में 12 से दोपहर 3 तक यह मौसम अपने शीर्ष स्तर पर बना रहेगा। ऐसे में यदि घरों से बाहर निकलते हैं तो शरीर को पूरी तरीके से ढक कर निकलें और अधिक से अधिक तरल पदार्थ का प्रयोग करें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, आज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा आज 10 अप्रैल को जो बुलेटिन जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंगली जो न्यूनतम तापमान है उस न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। यानी कि जो न्यूनतम तापमान है वो उसमें वृद्धि होगी और मौसम इसी प्रकार अभी गर्म बना रहेगा आगामी 1-2 दिनों तक। तो गर्मी का सितम अभी बना रहेगा और इस तरीके से अभी देखा जाए तो आगामी 1-2 दिनों तक टेम्परेचर इसी प्रकार बना रहेगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो दोपहर 12 बजे से 3 बजे का जो समय है अवॉइड करें। अगर उस दौरान कोई बहुत आवश्यक कार्य ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, और अगर यदि घरों से बाहर निकल रहे हैं तो अपने सर को ढक कर निकलें, छाते का प्रयोग करें और अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करते रहें, पानी अधिक से अधिक पिए, जिससे कि लू प्रकोप से बचा जा सके, हीट वेव से बचा जा सके। इस तरीके से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Amit with Amit Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। ईद की नमाज को लेकर जनपद में व्यापक पैमाने पर यातायात पुलिस द्वारा तैयारी की गई है। नमाज को सकुशल संपन्न कराने और मस्जिद व ईदगाहों की तरफ जाने वाले मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया है। ईद की नमाज को लेकर पार्किंग की भी व्यवस्था यातायात पुलिस द्वारा किया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने बताया। 11 तारीख को त्यौहार है और चूँकि काफ़ी मात्रा में यहाँ बहुत बड़ी भीड़ भाड़ रहेगी, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और भीड़ के मद्देनज़र व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि ट्रैफिक का डायवर्जन कर दिया जाएगा उन रोडों पे जहाँ पर नमाजियों की संख्या होगी, ज़्यादा होगी, और मस्जिद हैं, बड़ी मस्जिदें जहाँ पर नमाज होती है, ऐसी जगहों पे आने जाने वालों को सुविधा ना हो, इसके लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कई जगहों से बैरियर लगा के उस टाइम के लिए ट्रैफिक को रोका जाएगा और उनको डाइवर्सन दिया जाएगा जो दूसरे रोड से अपने गंतव्य को जा सकेंगे। और ऐसे स्थानों के आसपास पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है जहां पर लोग सुविधाजनक तरीके से अपने वाहनों को पार्क करके पैदल जा सकते हैं अंदर की तरफ।
परिवहन विभाग से यात्रा करने वाले यात्रियों को इस भीषण गर्मी और तपिश के बीच किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। चर्चा के दौरान एसी बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार करने के निर्देश दिए गए। वहीं खराब पड़े बसों को मरम्मत कराने की बात की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार ने बताया, देखिए यात्रियों को गर्मी के दृष्टिगत हमने जो हमारी पेयजल की व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने अभी दोनों बस स्टेशनों पे देखा है, तो आरओ वगैरह दुरुस्त नहीं थे, वो सही कराए हैं। वाटर कूलर स्थापित कराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो डिपो की कार्यशाला के अंदर भी हम लोगों ने इसको सही कराया है। इसके अलावा जो हमारे सुदूर के जो देवरिया वगैरह हैं वहाँ भी करा रहे हैं। आज जितने हमारे कार्यशाला के फोरमैन हैं उनकी बैठक कराई जा रही है, जिसमें विशेषकर जो हमारी एसी बसेज हैं उसमें बहुत समस्याएं रहती हैं, क्योंकि बसेज थोड़ी पुरानी हो गई हैं तो एसी नॉन फंक्शनल हो जाते हैं बीच बीच में। तो उसके दृष्टिगत हम लोग कुछ स्पेयर पार्ट्स अपने पास रख रहे हैं, एडवांस में रहेंगे। जैसे ही कोई अगर समस्या आती है तो उसको तुरंत समस्या दूर कराने का इंतज़ाम करने के लिए आज एक मीटिंग बुलाई गई है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम लगभग एक हफ्ते में ये सारे कार्य पूरे कराएंगे। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हेनीमैन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर डॉक्टर हेनीमैन के संघर्षों की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बता दें कि जर्मनी में 1810 ईस्वी में वहां की जनता महामारी से ग्रसित थी और वहां की जनता के पास इलाज का पैसा भी नहीं था। ऐसे में होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर हेनीमैन ने मलेरिया के बुखार की दवा पर शोध कर लगभग 5000 मरीजों को निःशुल्क दवा मुहैया कराई थी, जिसका लोगों को भरपूर लाभ भी मिला था। तभी से होम्योपैथिक के प्रति बड़ी संख्या में लोगों का रुझान बढ़ा और डॉक्टर हेनीमैन लगातार होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार और बढ़ावे में लगे रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डीडीओ प्रोफेसर अजय शुक्ला व डॉक्टर डीके उपाध्यक्ष ने बताया, एलोपैथ डॉक्टर, ठीक है, और जर्मनी में इन्होंने अपना सारा कार्यभार को वहाँ से शुरुआत किया। तो हुआ क्या कि जर्मनी में 1810 ईस्वी में महामारी से लोग पीड़ित थे बुखार के, और वहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं थे कि ट्रीटमेंट करा सके। तो हेनीमैन साहब ने उस समय सिनकोना बार के एक मेडिसिन आती है, उसको गोल्डन एरा बोला जाता है होम्योपैथी, जिसको प्रेजेंट टाइम में चाइना की हम लोग बोलते हैं। मलेरिया फीवर में उन्होंने उस दवाई का एक्सपेरिमेंट किया और 5000 पेशेंटों को उन्होंने वो दवाई उस समय दिया। तो उन्होंने देखा कि जिन जिन पेशेंटों को दवाई दी गई थी उसमें रिकवरी के चांसेस 70% के बने और महामारी कम होने लगी। तो इन्होंने एलोपैथ छोड़ के इन्होंने होम्योपैथ की तरफ रुझान किया। वही हम लोग का गोल्डन एरा माना जाता है। और इनकी चिकित्सा पद्धति जो है, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो सिम्टम के आधार पे करते हैं कि जो पेशेंट हमको कंप्लेन बताता है, हमको उतना बीमारी के बारे में जैसे नहीं पता है कि आपको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जो आप कंप्लेन बताते हो, प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो हमारे पास लेके आते हो, उसके लक्षण के आधार पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें कैंसर भी ठीक होते हैं, गठिया भी, जितनी भी बीमारियां होती क्योर होती है, क्योंकि जब होम्योपैथ में होते हैं तो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, मैनेजमेंट नहीं। विश्व होम्योपैथी दिवस है और 269वीं जयंती है हेनीमैन की। और अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि पहली बात तो ये है कि मुझे आज के इस अवसर पर आने में बड़ा अच्छा लगा। और जब यहाँ के बारे में मैंने जाना कि होम्योपैथी की लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है बेसिकली जितनी होनी चाहिए।
और मैं भी अपना व्यक्तिगत अनुभव ये बता रहा हूँ कि जैसे मेरी वाइफ को बड़ा रुझान है और जब भी कोई चीज़ होती है, बुखार से लेकर कोई भी चीज़, वो होम्योपैथी की तरफ जाती है। लेकिन मैंने भी कुछ समय से कुछ दवाइयाँ लिया तो वो मुझे लगा कि उसका इम्पैक्ट कितना अच्छा है। आज जब मैं यहाँ आया इस क्लिनिक पर और डॉक्टर साहब से मैं थोड़ा इंटरेक्शन कर रहा था, तो मुझे इतना इसकी वो भी जानकारी नहीं थी कि जो एक्यूट इलनेस है, ये क्रिटिकल इलनेस है, उसके बारे में जो क्विक रिस्पांस मिलता है। और आपने बताया भी, कुछ एग्जाम्पल भी बताए, कुछ लोग यहाँ बैठे थे, उनसे भी फीडबैक लिया, तो उसको देख करके लगा कि किस तरीके से लोगों को होम्योपैथी की तरफ आना चाहिए। मुझे लगता है जहाँ पर जिस चीज़ की कमी है कि एक जो वास्तव में जो जागरूकता है वैसी नहीं है, और इस क्लिनिक के माध्यम से डॉक्टर उपाध्याय के द्वारा ये बड़ा पुनीत कार्य किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने डीडीओ कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन से मुलाकात कर छात्रों की विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। वहीं आगामी 15 अप्रैल से प्रारंभ हो रही परीक्षा को लेकर भी कुलपति से शिकायत की गई थी। अभी पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ है और अभ्यर्थियों की परीक्षा कैसे संपन्न होगी, जिस पर कुलपति ने एबीवीपी के छात्र नेताओं से समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही। 300-350 कार्यालय बाहर आप खड़े थे। 99 हमको देके गए, एडमिट कार्ड देके गए, लिख के देके गए। तो ये सही है क्या? तो ये भी सही है क्या? तो ये भी सही है क्या कि 2 दिन पहले टाइम टेबल बदल दिया जाए? तो भी बदला गया है। कई काम कर रहे जाए कि डेली हम वेबसाइट आप परीक्षा ये काम बदला गया से वो पुरानी टाइम टेबल भी डिलीट नहीं हुई थी। वो तो पुरानी डेट पड़ा था ना। मैम डेट पड़ा था तो क्या हुआ? टाइम टेबल तो बच्चे वही पुरानी टाइम टेबल तो लाइन कराएं, बता दीजिए। अभी बताता हूं ना, बच्चों से पूछिए ना। मैं अभी कोर्स पूरा हो गया तो करा लीजिए, कराइए। जब भी कोर्स पूरा हो गया तो करा लीजिए। मैं एक मिनट सुनिए, यहाँ कोई विद्यार्थी परिषद का बिना पढ़ाई के वो परीक्षा सारे बिना पढ़ाई की परीक्षा करा देना। प्रोफेसर कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है? क्लासेस तो चलती हैं 10 बजे घंटा लगता है। आप एक पहला नियम तो आप निकाली है कि आपसे अगर किसी को मिलना हो तो आप 4 बजे के बाद सीधे आपसे मिल सकता है। वो भी नियम है कि जब तक वो अपने विभाग फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ डिपार्टमेंट द्वारा, वो बच्चे आए थे मिलने के लिए, उनको वापस यहाँ से भगा दिया गया, ये कह के कि डिपार्टमेंट के हेड से आप अपना साइन लेके आइए। बराबर समाज कल्याण को बराबर लिखा मैम, समाज कल्याण से क्या लिखेगी मैम? डिपार्टमेंट जब फॉरवर्ड नहीं करेगा तो। उसमें दीपक जी, मैम छात्रवृत्ति वाले मामले में हुआ था कि अक्टूबर महीने में ये आया कि छात्रवृत्ति पहुंचाया, जिससे कि गलती हुई, वो अपना आय प्रमाण पत्र लगाए, जिससे सबकी छात्रवृत्ति की आय होती क्या, जो प्रमाण पत्र अपना लगाए। मैम बनता है ना आय प्रमाण पत्र, कुछ भी ले आए। मैं अभी तक था ना। देखिए ये तो तरीका फेक है, बहुत सीधी बात अपना प्रमाण पत्र लगाना। तो ये बताइए मैम, हमेशा जब लोग कार्यालय में जमा करने आते हैं तो क्यों उसकी जांच करके उनको तुरंत बताया तुरंत बताइए तो गलत है, नहीं क्या करते हैं नीचे बैठकर? जब वो अपना मैडम के पास कोई विद्यार्थी जाता है तो छात्र कल्याण करती है, हमारे बस की बात है। जनपद में तेजी के साथ खड़ी फसलों में आग लगने की घटना से किसान काफी परेशान हैं। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा मिल सके, इसको लेकर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने सिटी 1 चैनल के माध्यम से किसानों से अपील किया है कि वह जन सुविधा केंद्र पर पहुंचकर ई पोर्टल के माध्यम से अपने नुकसान का डिटेल सबमिट करें। एसडीएम के माध्यम से जांच कर पीड़ित किसान को उचित मुआवजा मिल सकेगा। देखिए, खेतों में जो आग लग रही है उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अगर किसी भी किसान भाई के खेत में आग लगी है तो वो तत्काल रूप से जो निकटतम जन सुविधा केंद्र है वहां पर जाए और वहां पर जाकर के उसके ई पोर्टल के माध्यम से अपनी जो भी लॉसेस हुए हैं उसका उसमें दर्ज कराएं। उसमें एक मंडी समिति का जो आइकन होता है, उस मंडी समिति में जाकर के अग्निकांड जो एक में अपना समुचित सूचनाएं उसमें दर्ज होंगी। तो जो भी किसान भाई हैं वो संबंधित जन सुविधा केंद्र में जाकर के जो भी उनके लॉस हुए हैं उसका वो विवरण उसमें दर्ज कराएं और दर्ज कराने के साथ ही वो जब ये दर्ज करा देंगे तो इसके बाद मंडी समिति को ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और फिर वहाँ से मंडी समिति संबंधित एसडीएम साहब के वहाँ भेजेंगे और वहाँ से जांचोपरांत उसको स्वीकृत करके पुनः उसको अग्रसारित किया जाएगा। तो इसके लिए भी समुचित दिशा निर्देश सभी तहसीलों को दिए जा चुके हैं जिला प्रशासन द्वारा। तो अगर किसी का भी कोई खेत अगर जल रहा है या किसी के भी फसल प्रभावित हुई है तो वो उसके लिए तत्काल रूप से जा करके उस पर कार्रवाई कर सकता है। सर किस आवेदन करेगा, पैसा कितना?
देखिए, आवेदन करने के लिए जन सुविधा केंद्र पे जाना अनिवार्य है। जन सुविधा केंद्र पे समुचित जो संबंधित का किसान भाई हैं उनको वहाँ पे जाना आवश्यक होगा। और इसके लिए जैसे अगर 2-2.5 एकड़ तक की अगर फसल जली है तो उसमें 30,000 रुपये है, और उसे मतलब 5 एकड़ तक है तो उसमें 40,000 रुपये, और 5 एकड़ से अधिक है तो उस पर 50,000 रुपये का उसमें है। जो भी लॉसेस जो कम होगा उसका आंकलन वो ऑटोमेटिकली उसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर वो अपना जो भी विवरण उस पर दर्ज कराएंगे, उसका सत्यापन होने के बाद उसका भुगतान होगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्रि एवं 9 संवत्सर पर नारी शक्ति संवाद फलाहार का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की मौजूदगी में सकुशल हुआ संपन्न। प्रधान पुजारी के नेतृत्व में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन गुरु गोरखनाथ मंदिर में हुई कलश की स्थापना। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा पर्वों और त्योहारों की दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ईद को लेकर बाजार हुए गुलजार, ड्राई फ्रूट और सेवइयों की खूब हो रही खरीदारी। तेज हवा और तपिश भरी गर्मी से अभी राहत नहीं, घरों से निकलने से पूर्व करें यह उपाय। ईद की नमाज के दृष्टिगत यातायात पुलिस ने मस्जिदों और ईदगाहों पर जाने वाले मार्गों पर किया रूट डायवर्जन। भीषण गर्मी और तपिश के बीच परिवहन विभाग की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक ने की बैठक। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर हैनीमैन को किया गया याद। विभिन्न समस्याओं को लेकर एबीवीपी के छात्र नेताओं ने कुलपति से मुलाकात कर समस्याओं के निस्तारण की मांग। और आग में अपनी फसलों को गंवा चुके किसानों को उचित मुआवजा मिले, इसको लेकर किसान ऐसे करे आवेदन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।